दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेब सीरीज़ लेकर आया हूं जिसके अंदर कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस तीनों चीज़ें हैं। और इस वेब सीरीज़ का नाम है रिचर, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। तो कहानी शुरू होती है एक अनजान आदमी के कत्ल से। एक किलर पुल के पास एक इंसान को 3 गोलियां मारता है और उसके बाद उसको बड़ी बेरहमी से पीटता है। फिर वो पास में ही पड़े गत्ते के टुकड़ों से उसे ढक देता है। अब हमें दिखाया जाता है रिचर, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान होता है। ये जहाँ भी जाता है मुसीबत इसको ढूंढ लेती है। फिलहाल ये बस से उतरकर आधा किलोमीटर पैदल चलकर जॉर्जिया के मार्ग्रेव शहर में आया है। ये सबसे पहले अपनी पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। फिर ये अपने लिए कॉफ़ी और कुछ मीठा ऑर्डर करता है, लेकिन खाना किस्मत में ना हो तो इंसान खा नहीं पाता। पहली बाइट खाने से पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रिचर को अरेस्ट कर लेती है, वो भी कल रात हुए कत्ल के जुर्म में। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ मौजूद लेडी पुलिस, जिसका नाम रॉस्को है, रिचर को कहती है कि अगर तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई नहीं करूंगी। रिचर के हाथों पर बांधने के लिए हथकड़ी छोटी पड़ रही थी, इसलिए उसके हाथ जिप टाई से बांधे हुए थे। उसके पास कुछ पैसे और एक मेडल था। उसके पासपोर्ट पे उसका नाम जैक रिचर लिखा हुआ था। फिर पुलिस वाले उससे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। तभी वहाँ पर चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर आता है। वो उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। वो रिचर से पूछता है कि हमें पुल के पास एक आदमी की लाश मिली है जिसको नज़दीक से 3 गोलियां मारी गई। कौन था वो आदमी? रिचर अपनी ज़बान नहीं खोलता है। फिर ऑस्कर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सरकारी वकील दिया जाएगा, तो उसके आगे तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। रिचर कहता है कि मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं मारा, कम से कम पिछले 1-2 दिन में तो नहीं। बाहर रॉस को पता लगाती है कि रिचर की उंगलियों के निशान किसी से भी मेल नहीं खाते। नो फेसबुक, नो स्नैपचैट, नो इंस्टाग्राम। इसके नाम से कोई भी आईडी नहीं है, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही कोई बीमा है। इंटरनेट पे इसका कोई भी नामो निशान नहीं है। इसके होने का इकलौता सबूत ये है कि हमारे पास के ही एक कमरे में बैठा है। कॉन्फ्रेंस रूम में रिचर ऑस्कर को बताता है कि जिस तरह से आपने मुझे बताया, मुझे लगता है ये कत्ल 3 लोगों ने मिलकर किया है। किसी एक किलर ने इसको गोली मारी है। उसको इतनी समझ थी कि वहाँ पर गोलियों के खाली कैप नहीं छोड़ने हैं। ऐसा लगता है कि उसने पहली बार किसी को नहीं मारा। फिर एक सिरफरा आता है और लाश को बेरहमी से पीटता है। फिर वहाँ तीसरा आदमी आता है जो उस लाश को आसपास के पड़े गत्तों के टुकड़ों से ढक देता है। ऑस्कर कहता है कहानी तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारा ही जैसा कोई लंबा चौड़ा आदमी लाश के पास देखा गया था। रिचर कहता है कि मैं वही हूँ जिसे देखा गया है। मैं बस से उतरकर वहाँ से गुजरा था। इस शहर में सिंगर ब्लाइंड ब्लैक की मौत हुई थी, उसी का पता लगाने इस शहर में आया हूँ। ऑस्कर कहता है कि अगर मैं साबित कर दूँ कि जिस समय कत्ल हुआ उस समय तुम बस में थे, तो तुम बेकसूर माने जाओगे। हमें लाश के जूतों में से एक फ़ोन नंबर भी मिला है। हम तहकीकात करेंगे, तब तक तुम्हें हवालात में ही रहना पड़ेगा। फिर रॉस्को और ऑस्कर पॉल के पास जाते हैं, क्योंकि लाश के पास जो नंबर मिला था वो इसी का था। ऑस्कर पूछता है कि तुम्हें उस लाश के बारे में कुछ पता है? फिर पॉल की नज़र बाहर खड़ी एक ब्लैक कार पर पड़ती है। उसे देखकर पॉल डर जाता है और ऑस्कर को कहता है कि उस इंसान को मैंने ही मारा है। ऑस्कर कहता है तो तुमने पहले दुनाली से उसके चेहरे पर गोली मारी, फिर तुमने उसकी लाश को जला दिया। पॉल कहता है कि हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। और इस तरह से रॉस्को और ऑस्कर को पता लग जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। फिर वो उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वो पॉल को उसी पहलवान के साथ बंद कर देते हैं और उस पहलवान को बाहर आने के लिए कहते हैं। रिचर अपनी जिप टाई तोड़ता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर ऑस्कर रिचर को बताता है कि ये आदमी, जिसका नाम पॉल है, मार्ग्रेव शहर में रहता है और इसके नाम पहले कोई भी अपराध नहीं है और इसने उस हत्या की जिम्मेदारी ली है। रिचर कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो मैं चलता हूँ। ऑस्कर कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम अभी नहीं जा सकते। फिर ऑस्कर रिचर को वापस पुलिस स्टेशन में ले आता है और उसे समझाता है कि तुम्हें 1 हफ्ता उसके साथ हवालात में रहना होगा, शायद वो तुम्हें सच्चाई बता दे। रिचर कहता है कि ये क्या बकवास है, उसने खुद कबूल किया है, मुझे जाने दो। तो ऑस्कर कहता है कि उसने कबूल किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कातिल नहीं है। तुम कबूल नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर शक है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास एक मौका है। फिर वो पॉल को घड़ी और अंगूठी उतारने की सलाह देता है, क्योंकि अंदर जाते ही उसे लूट लिया जाएगा। पुलिस वाली रिचर की तरफ अट्रैक्ट थी। फिर दोनों को जेल में ले जाया जाता है। फिर स्पाइवी नाम का एक ऑफिसर उन दोनों को पीली लाइन फॉलो करने के लिए कहता है। अंदर जाकर उन दोनों को जेल के कपड़े दिए जाते हैं और सारे कपड़े उतारकर चेकिंग करने के लिए कहा जाता है। रिचर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको बिना चोट खाए ये छानबीन पूरी कर लेनी चाहिए। फिर स्पाइवी डर जाता है और बिना चेक किए ही उन दोनों को सेल में बंद कर देता है। सुबह होते ही सेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
रिचर्ड बाहर जाकर वापस अंदर आ जाता है क्योंकि बाहर एक से बढ़कर एक छटे हुए बदमाश उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। फिर रिचर्ड अपनी जगह पर लेट जाता है और पॉल एक दीवार के साथ खड़ा हो जाता है। तभी एक गैंगस्टर और उसके 2 साथी अंदर आते हैं। वो पॉल से उसके जूते और चश्मे मांगते हैं। फिर वो गैंगस्टर उसका चश्मा तोड़ देता है और कहता है कि मुझे एक और चीज़ चाहिए, और वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। तभी रिचर्ड उन दोनों के बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि मेरे 3 गिनने से पहले यहाँ से भाग जाओ, और गिनती शुरू कर देता है। 2 गिनते ही रिचर्ड उस गैंगस्टर को बहुत मारता है और उनसे उनका ही गॉगल छीन लेता है। पॉल रिचर्ड को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं तो बस एक करेंसी मैनेजर हूँ, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। मुझे धमकी मिली है कि अगर मैंने जुर्म कबूल नहीं किया तो मुझे मेरे परिवार के सामने कीलों से दीवार पर टांग दिया जाएगा। तभी रिचर्ड नोटिस करता है कि कुछ लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे हैं। फिर वो बाथरूम में जाता है। वो गुंडे जो उसे घूर रहे थे वो भी बाथरूम में आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। रिचर्ड कहता है कि मेरे 3 गिनने से पहले यहाँ से चले जाओ, और गिनती शुरू कर देता है। अब की बार फिर से वो 2 तक गिनती गिनता है और उसके बाद वो सभी गुंडों को बहुत मारता है। वो उन सबको इस तरह से मारता है कि जैसे उसको पीटने में मज़ा आ रहा है। वो सबको चारों खाने चित कर देता है। इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और एक गार्ड कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो उन दोनों को उनके सही कमरे में ले जाता है, यानी स्पाइवी पहले इनको गलत कमरे में छोड़ आया था। उधर रॉस्को ऑस्कर के पास जाकर कहती है कि मैंने रिचर्ड के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो एक फौजी था जिसने डिफेंस सुपीरियर सर्विस मेडल, लीजन ऑफ मेरिट सिल्वर मेडल, आर्मी कमेंडेशन मेडल, 2nd सिल्वर स्टार मेडल और कांधार में मरीन बैग पर हुई बमबारी में चोट लगने के लिए पर्पल हार्ट मेडल, ये सब पदक जीते हैं। मेजर रिचर्ड ने जलती हुई आग में से 12 लोगों को भी बचाया था। रॉस्को पूछती है कि ऐसा आदमी जेल में क्या कर रहा है। ऑस्कर कहता है कि दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अगले दिन सुबह पॉल रिचर्ड को कहता है कि मेरी जमानत होते ही वो लोग मुझे मार डालेंगे। रिचर्ड कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। स्पाइवी ने मुझे खास कैदियों वाली जगह पर क्यों रखा। फिर वो मुझ पर कैदियों द्वारा जानलेवा हमला भी हुआ। मुझे तो लगता है कि बाहर जाते ही मैं भी नहीं बचूंगा। अब उन दोनों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पॉल की जमानत उसकी वाइफ ने करवा ली थी और रिचर्ड को रॉस्को लेने आई थी। वो रास्ते में उसे बस के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाती है, जिससे ये साबित हो गया था कि जिस समय कत्ल हुआ रिचर्ड उस समय बस में था। फिर रिचर्ड रॉस्को के साथ नए कपड़े लेने जाता है। रॉस्को पूछती है कि फैमिली में और कौन कौन है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि सब मर चुके हैं सिवाय मेरे भाई जो के, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर रॉस्को उससे पूछती है खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, जिस पर रिचर्ड कहता है कि मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में टाइम पे आ जाती है। फिर वो रिचर्ड को शहर में छोड़ देती है और रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। शहर के सब लोग उसे घूर रहे थे क्योंकि इस छोटे से शहर में बात आग के तरीके फैलती थी। फिर रिचर्ड अपनी कटिंग शेव कराने जाता है। बातों बातों में रिचर्ड पूछता है कि सामने जो बूथ लगा है उसमें अभी अभी पॉलिश हुई है। बार बार बताता है कि इस शहर के सारे काम मिस्टर क्लाइनर देखते हैं। इस शहर में सभी बड़े बिजनेस उन्हीं के हैं। इतने में वहाँ ब्लैक कार में क्लाइनर का पोता आ जाता है और उसके साथ उसका सन की कज़न भी था। रिचर्ड उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या चाहिए। जूनियर क्लाइनर कहता है कि कल मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक जैक रिचर्ड के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे और आज अचानक से वो सभी इल्ज़ाम उस पर से हटा दिए गए, इसलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिसको हम माफ़ ना कर पाएं। ये धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को रिचर्ड पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि रॉस्को ने उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया था। तभी उसे रॉस्को मिलती है और कहती है कि हम डिनर पर नहीं जा सकते क्योंकि हमें पहली वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक और लाश मिली है। उसकी मौत भी बिल्कुल वैसी ही हुई है। तभी ऑस्कर आ जाता है और पूछता है कि क्या पॉल ने जेल में तुमसे कुछ कहा। रिचर्ड कहता है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर ऑस्कर उसे कहता है कि हमें बस से जो फुटेज मिली है उसमें तुम्हारा चेहरा साफ नहीं था। जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती तुम हमारी निगरानी में रहोगे। बेहतर यही होगा कि तुम इस केस में हमारी हेल्प करो। फिर जब वह मुर्दा घर जाते हैं तो लाश को देखकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये उसका भाई जो था। ऑस्कर पूछता है कि एक ही समय में तुम दोनों भाई उस टाउन में क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं ब्लैक ब्लाइंड की मौत के लिए आया था क्योंकि मेरे भाई ने ही बताया था कि उसकी मौत इस शहर में हुई थी। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा किसी बहाने से अंदर कर दूंगा। फिर रिचर्ड उसे धक्का देता है। तभी रॉस्को बीच में आ जाती है और रिचर्ड को जाकर कार में बैठने के लिए कहती है। कार में रॉस्को रिचर्ड से पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। रिचर्ड कहता है कि जिन लोगों ने भी मेरे भाई को मारा है मैं उन सब का पता लगाऊंगा और उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है।
सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि ऑस्कर गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाता है, फिर नीचे उतरकर रिचर्ड शहर की तरफ चल पड़ता है। फिर ऑस्कर रॉस्को को रिचर्ड को रोकने के लिए कहता है, वरना ये पूरे शहर को तबाह कर देगा। फिर रॉस्को अपनी गाड़ी से उसका पीछा करती है। फिर अचानक से रिचर्ड उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और कहता है कि मेरी तहकीकात में बाधा मत डालो। रॉस्को कहती है कि जिसको तुम ढूंढना चाहते हो हम भी उसी को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए साथ मिलकर काम करते हैं, गाड़ी में बैठ जाओ। फिर वो दोनों पॉल के घर जाते हैं। घर पर पॉल नहीं था, उसकी वाइफ और 2 बेटियां थी। पॉल की वाइफ कहती है कि मुझे पॉल ने बताया था कि रिचर्ड एक अच्छा आदमी है, उसने जेल में मेरी खूब हेल्प की। वो बताती है कि उसके हस्बैंड बैंक के काम संभालते हैं, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए हैं। फिर रिचर्ड उसका वॉशरूम यूज़ करने के बहाने से पॉल के रूम में जाकर तलाशी लेता है। फिर उसे पॉल के शूज़ मिलते हैं। ध्यान से देखने पर उसे उसमें एक पौधे का सीड नज़र आता है। फिर वो बाहर जाकर पॉल की वाइफ को समय देने के लिए धन्यवाद कहता है और घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो रॉस्को को कहता है कि मेरे दिमाग में 2 बातें हैं। पहली ये कि जेल में वो गुंडे मुझे मारना नहीं चाहते थे, वो पॉल को मारना चाहते थे, क्योंकि उनको ऑर्डर मिला होगा कि 2 नए लड़के आए हैं, उनमें से जिसने चश्मा लगा रखा है उसे मारना है, जबकि उस समय चश्मा मैंने लगा रखा था। और दूसरी बात यह कि एक बैंकर के शूज़ में किसी खेत में उगने वाले पौधे के बीच कैसे आए। फिर वो उस जगह जाते हैं जहां रिचर्ड के भाई का कत्ल हुआ था। वो वहां पर इमेजिन करता है कि किस किस तरह से खूनी ने मेरे भाई के ऊपर वार किया होगा। रॉस्को कहती है कि मुझे अपने भाई के बारे में कुछ बताओ, वो क्या करता था, तुम्हारे साथ संबंध कैसे थे। रिचर्ड उसे बताता है कि मेरा भाई होमलैंड सिक्योरिटी में था। रॉस्को कहती है कि होमलैंड में काफ़ी कुछ आता है, आतंकवाद, नशे, बंदूकें, सीमा पर अपराध। तुम्हारा भाई किस महकमे में था? लेकिन रिचर्ड को नहीं पता था। फिर रिचर्ड वहां से पैदल ही जाने लगता है। वो अपने लिए किराए पर एक रूम ले गया था। रॉस्को फिर से उसका पीछा करती है। जब रिचर्ड अपने रूम की चाबी लेकर आता है तो देखता है कि कुछ लड़के उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो उससे ज़बरदस्ती पंगा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड उनमें से 3 लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारता है और चौथे को कहता है कि इन तीनों को अस्पताल में ले जाओ। रॉस्को कहती है कि ये क्या मुसीबत हमारे शहर में आ गई है। तभी हम रात को 4 आदमियों को सफ़ेद ड्रेस पहने हुए एक घर के अंदर जाते हुए देखते हैं। अगले दिन सुबह रिचर्ड पुलिस स्टेशन जाता है, ये पता लगाने कि उसके भाई के मर्डर की तहकीकात कहाँ तक पहुँची, लेकिन रॉस्को उसे बताती है कि एक और मर्डर हो गया है। फिर रिचर्ड ज़बरदस्ती रॉस्को की कार में बैठ जाता है। फिर वो दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ मर्डर हुआ था। वहाँ ऑस्कर और पुलिस पहले से ही पहुँची हुई थी। ऑस्कर बताता है कि इस तरह का कत्ल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। रिचर्ड कहता है कि क्यों, कीलों से दीवार पर टांग दिया है क्या? फिर अंदर जाकर देखने पर पता चलता है कि उस बंदे को वाकई से कीलों से दीवार पर टांग दिया गया था और उसकी वाइफ को भी मार दिया गया था। बाहर आकर ऑस्कर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला उसे कीलों से दीवार पर टांग दिया गया है। रिचर्ड बताता है कि जेल में मुझे पॉल ने बताया था कि उसके मालिकों ने उसे इसी तरह की धमकी दी थी। फिर रॉस्को बताती है कि तुमने अभी अभी जिसकी लाश देखी है वो चीफ ऑफ पुलिस ऑफिसर मॉरिसन थे। फिर वो ऑस्कर को बताती है कि मेयर टील ने खुद को चीफ ऑफ पुलिस नियुक्त कर दिया है। रिचर्ड कहता है कि ये हो सकता है कि मेयर ने उसकी पोस्ट हासिल करने के लिए उसे मरवा दिया हो। फिर ऑस्कर कहता है कि मुझे मेरे एसबीआई वाले दोस्त को इसमें इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन रिचर्ड कहता है कि आपको किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर मिलकर ही काम करना है तो हम तीनों करेंगे, वरना मैं अकेले ही उन सबको ढूंढ कर मार दूंगा। तभी ऑस्कर के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि टील ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। फिर ऑस्कर मीटिंग में चला जाता है। रॉस्को और रिचर्ड दोनों पॉल के घर जाते हैं। पॉल की वाइफ घबराई हुई बाहर आती है और कहती कि जब से मेरी शादी हुई है पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉल रात को घर नहीं आया। फिर रॉस्को रिचर्ड को कहती है कि मेरे पास गन है, मैं यहीं रुकती हूँ, उनकी जान को खतरा है, तुम ऑस्कर के पास जाओ क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। फिर वो गैराज से एक चाकू लेता है क्योंकि उसके पास गन नहीं थी और पॉल की कार लेकर ऑस्कर के पास चला जाता है। वहाँ टील न्यू चीफ ऑफ पुलिस बनने की खुशी में भाषण दे रहा था। तभी एक आदमी उठकर कहता है कि 20 सालों से इस शहर में कोई कत्ल नहीं हुआ और अब एक लंबा चौड़ा आदमी हमारे शहर में आया है और एकदम से 4 कत्ल हो गए। फिर सभी चिल्लाते हैं कि उसको अरेस्ट करो। उनको ये नहीं पता था कि वो आदमी पीछे ही खड़ा है। तभी वहाँ पर मिस्टर क्लाइनर आते हैं और उन सभी को शांत करते हैं। वो बताते हैं कि उस लंबे चौड़े आदमी का नाम रिचर्ड है और खुद उसके भाई का भी कत्ल हो गया है, इसलिए वो भी आपकी तरह ही कातिल के बारे में जानना चाहता है। किसी को भी उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर और न्यू चीफ ऑफ पुलिस मिस्टर टील पर भरोसा रखना चाहिए। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद ऑस्कर मिस्टर टील के पास जाता है
और कहता है कि मैं कातिलों के पैटर्न को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर टील कहते हैं इनमें कोई पैटर्न नहीं है। ऑफिसर मॉरिसन ने अपनी ड्यूटी के दौरान हजारों अपराधियों को गिरफ्तार किया, उनमें से कोई रिहा हो गया होगा और अपनी दुश्मनी निकाल ली होगी। जाकर रिहा हुए कैदियों की लिस्ट पर ध्यान दो। फिर बाहर आकर ऑस्कर रिचर्ड को बताता है कि टील इस केस से मेरा ध्यान भटकाना चाहता है। फिर रिचर्ड कहता है कि मुझे क्लाइनर पर शक है, क्योंकि बिना काले धंधे किए इंसान इतना अमीर नहीं बन सकता। ऑस्कर पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि हमें पहला काम ये करना चाहिए कि पॉल की फैमिली को गुंडों से प्रोटेक्ट किया जाए। फिर ऑस्कर कहता है कि अब तो मुझे मेरे दोस्त की हेल्प लेनी ही होगी। फिर ऑस्कर के जाने के बाद मिस्टर टील रिचर्ड के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे भाई की मौत का बेहद अफसोस है, यकीन मानिए हम कातिलों को ढूंढ लेंगे। फिर रिचर्ड बार्बर के साथ वाले स्टोर से खुद के लिए एक फ़ोन लेने जाता है। बार्बर उसे बताता है कि 2 स्पेनिश लड़के मेरी शॉप पर आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वो तुम्हारे दोस्त तो नहीं लग रहे थे, उनसे बचकर रहना। फिर रिचर्ड पॉल के घर जाता है और वो पॉल की वाइफ को कहता है कि जल्दी से अपना सामान बांध लो। ऑस्कर का फ्रेंड ऑफिसर पिकार्ड आप लोगों को लेने आता ही होगा। आप और आपकी बेटियां उनके साथ सेफ रहेंगी। फिर जब रिचर्ड घर से बाहर जाता है तो देखता है कि दूर एक कार में बैठे लड़के उसी की तरफ घूर रहे हैं। फिर जब रिचर्ड उनके पास जाने लगता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अंदर जाकर कहता है कि अभी के अभी निकलो। यहाँ से इतने में वहाँ पर ऑफिसर पिकार्ड आ जाते हैं। रिचर्ड उनकी आईडी चेक करता है और सभी को उनकी कार के अंदर बिठा देता है। ऑफिसर पिकार्ड कहते हैं कि ऑस्कर मेरे भाई जैसा है, उसने मुझे इनकी हिफाजत का काम दिया है, तो मैं अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर भी इनकी हिफाजत करूंगा। फिर रिचर्ड स्पाइवी के पास जाने की बात करता है और रॉस्को को कहता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। रिचर्ड कहता है कि बताएगा, बस पूछने का तरीका आना चाहिए। फिर वो स्पाइवी के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं ऑफिसर ऑस्कर बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हारी जेल में रिचर्ड नाम का एक कैदी आया था। उसके साथ जेल में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए वो तुम पर केस करने वाला है। मुझे इसी रिगार्डिंग तुमसे बात करनी है। फिर स्पाइवी उसे एक बार में आने के लिए कहता है। फिर जब रिचर्ड स्पाइवी से मिलता है तो स्पाइवी कहता है कि मुझे तुम्हारे बोलने के अंदाज से समझ में आ गया था कि तुम अश्वेत ऑफिसर ऑस्कर नहीं हो। चलो मुझसे मिलने से पहले मेरे साथियों से मिल लो। फिर वहाँ पर वो 2 स्पेनिश लड़के आ जाते हैं। वो रिचर्ड को कार की डिग्गी में लेटने के लिए कहते हैं। रिचर्ड कहता है कि भूल जाओ, ये बहुत छोटी है। फिर वो उन दोनों पर टूट पड़ता है। वो स्पेनिश लड़के भी लड़ाई में कम नहीं थे, वो प्रोफेशनल ट्रेंड थे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रिचर्ड पुलिस स्टेशन आ जाता है। वो ऑस्कर और रॉस्को को बताता है कि मैं स्पाइवी से पूछताछ नहीं कर पाया। मेरी जिनसे फाइट हुई थी वो पहले फौजी थे, वरना मैं उनको 10 सेकंड में सुला देता। फिर रिचर्ड स्पाइवी के घर जाने लगता है, लेकिन ऑस्कर उसे वहां जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि अब अपने रूम में जाकर आराम करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। वो रॉस्को को कहता है कि तुम रिचर्ड को उसके होटल तक छोड़ दो, लेकिन रॉस्को रिचर्ड को होटल नहीं लेकर जाती, बल्कि उसे एक बार में लेकर जाती है। वो दोनों वहां जाकर बियर पीते हैं और डांस करते हैं। उसके बाद वो दोनों रॉस्को के घर जाने लगते हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण रास्ता बंद था। तभी एक पुलिस वाला उन्हें आगे जाने से रोकता है। फिर वो दोनों पास के ही एक होटल में रूम ले लेते हैं और रात वहीं पर बिताते हैं। फिर सुबह होने पर जब वो दोनों रॉस्को के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। रॉस्को अपनी कार से गन निकाल कर लाती है और घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि घर के अंदर रात में कुछ लोग आए थे। उन्हें घर में कोई नहीं मिला, इसलिए वो वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते वो एक मैसेज छोड़ गए, सी यू सून। इसी के साथ सेकेंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए रिचर्ड रॉस्को से एक गन की डिमांड करता है। फिर रॉस्को उसे एक गन दे देती है जो उसके खुद के ही नाम पर थी। ये गन भी रिचर्ड की तरह ही लंबी चौड़ी थी। फिर बाहर जाकर रिचर्ड गन चलाकर देखता है, क्योंकि हथियार को जब तक चलाकर ना देखा जाए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर रिचर्ड और रॉस्को ऑस्कर के पास जाते हैं। रॉस्को ऑस्कर को बताती है कि कल रात वो लोग भी मुझे मारने आए थे, मैं घर पर नहीं थी, इसलिए वो एक धमकी छोड़कर गए हैं। फिर वो फॉरेंसिक लैब में जाकर जैस्पर से मिलते हैं। जैस्पर उन्हें बताता है कि दूसरी लाश पीट जॉगलिंग की थी। वो ट्रक चलाता था, उसकी उम्र 43 साल थी। वो शादीशुदा है और अटलांटा में उसका एक घर भी है। उसके नाम कोई भी आपराधिक कंप्लेंट नहीं है, सिवाय 2018 में गलत ड्राइविंग के मामले में। फिर रॉस्को के पास सीक्रेट सर्विस ऑफिसर मॉली बेथ का फ़ोन आता है। वो बताती है कि मैं जो के साथ काम करती हूँ। फिर फ़ोन को रिचर्ड ले लेता है और कहता है कि जो मर चुका है मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि वो मार्गरेट जॉर्जिया में क्या करने आया था? वो बताती है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन वो कोई खुफिया मिशन पर था। रॉस्को पूछती है कि वो किस तरह का काम संभालता था।
जिस पर मॉली बताती है कि वो नकली नोट और जालसाजी का काम संभालता था। उसने मुझे एक बार कहा भी था कि मैं जालसाजी का धंधा पूरी तरह से बंद करवा कर ही रहूँगा। फिर रिचर्ड कहता है कि आप उसकी फाइलों की हार्ड कॉपी मुझे दे सकती हैं, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मॉली बत कहती है कि कॉपी तैयार करने में 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर वहाँ से बाहर निकलकर ऑस्कर कहता है कि नकली नोटों के लिए इतने कत्ल, जिस पर रिचर्ड कहता है कि लोग तो $20 के लिए भी जान ले लेते हैं, ये तो बड़ा मामला लगता है। फिर ऑस्कर कहता है कि मैं स्पाइवी के घर जाऊंगा, वो दूसरे राज्य में पड़ता है, तब तक तुम यहाँ पर पता लगाओ कि 2018 में उस ट्रक ड्राइवर पर क्या मुकदमा चला था और ठंडे दिमाग से काम लेना। फिर रॉस्को पुलिस स्टेशन जाती है। वो टील को बताती है कि रात को कुछ गुंडे मेरे घर पर आए थे। शुक्र मनाओ मैं घर पर नहीं थी, वरना केस कल ही रफा दफा हो जाता। टील कहता है ये हुई ना बात, बहादुर लड़की। फिर रॉस्को के पास स्टीवेंसन आता है। वो पूछता है कि क्या पॉल के बारे में कुछ पता चला या उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला हो, क्योंकि मेरी वाइफ और पॉल की वाइफ कज़न है। मेरी वाइफ को चिंता हो रही थी, लेकिन रॉस्को उसे मना कर देती है। फिर टील स्टीवेंसन को आवाज़ लगाकर उसे अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ ऑस्कर स्पाइवी के घर जाता है। कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो चोरों की तरह उस घर के अंदर घुस जाता है। उसे अंदर जाते हुए पड़ोस की एक लेडी देख लेती है। फिर ऑस्कर काफ़ी देर तक घर की छानबीन करता है। फिर वह स्पाइवी का फ़ोन चेक करता है। उसने क्लाइनर के ऑफिस में कई बार कॉल की हुई थी, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले आते हैं और चोर समझकर ऑस्कर को पकड़ लेते हैं। उधर रिचर्ड उस बीमा कंपनी में जाता है जिस कंपनी का बीमा ट्रक ड्राइवर पीट जॉगलिंग के ट्रक का किया हुआ था। वो ऑफिसर से उसके क्लेम की फाइल मांगता है, लेकिन ऑफिसर उसे मना कर देता है। फिर रिचर्ड को थोड़ा प्यार दिखाना पड़ता है। वो ऑफिसर उसे 2018 में लिए क्लेम का प्रिंट निकाल के दे देता है। उधर ऑस्कर की भी जमानत हो गई थी। वो पुलिस वाला उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर हैं। रॉस्को पुलिस वालों पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें इतना भी समझ नहीं थी कि कभी भी कोई चोर कोट पैंट पहनकर चोरी नहीं करता। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रिचर्ड बताता है कि जिस कंपनी के वो ट्रक थे वो क्लाइनर इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं। जब ट्रक वाला मुसीबत में फंस गया था तो क्लाइनर ने ही उसकी कानूनी फीस भी भरी थी। ऑस्कर बताता है कि मैं स्पाइवी के घर गया था। ऐसा लगता है कि वो शहर छोड़कर भाग गया है, लेकिन भागने से पहले उसने कई बार क्लाइनर के ऑफिस में कॉल की थी। सारे सबूत क्लाइनर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि नकली नोट एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई करने के लिए उन्हें ट्रकों की ज़रूरत पड़ती हो। आगे का रास्ता कांटों भरा है। ऑस्कर बताता है कि गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा किए हुए सबूत मान्य नहीं होते। फिर रिचर्ड और ऑस्कर क्लाइनर के ऑफिस में जाने का फैसला करते हैं। रिचर्ड बचा हुआ खाना एक डॉगी के लिए ले जाता है, जिसका मालिक उसे अक्सर पानी और खाने के लिए कुछ नहीं देता था। फिर ऑस्कर के पूछने पर वो बताता है कि ये मेरे चाचा का कुत्ता है। पिछले हफ्ते मेरे चाचा की मौत हो गई थी। मैं इसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे लाना पड़ा। ऑस्कर कहता है कि इसकी अच्छे से देखभाल करो, वरना $500 का जुर्माना और 10 दिन के लिए कैद भी हो सकती है। हमें दोबारा आकर तहकीकात ना करनी पड़े। फिर वो दोनों क्लाइनर के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ बड़े पैमाने पर पशुओं का चारा ट्रक से अनलोड किया जा रहा था। फिर एक लड़की उन्हें लेने आती है। वो उन्हें मिस्टर क्लाइनर के ऑफिस में ले जाती है। ऑस्कर पूछता है क्या आप स्पाइवी को जानते हैं? उसने पिछले 3 दिनों में कई बार आपके ऑफिस में फ़ोन किया है। और मरने वाला एक आदमी जिसका नाम पीट जॉगलिंग है, वो भी आपके लिए ही ट्रक चलाया करता था। आपने उसकी कानूनी फीस भी भरी थी। मिस्टर क्लाइनर कहते हैं कि मेरा माल देश के हर कोने में जाता है। मेरे वकीलों की टीम हर वक्त तैयार रहती है, ताकि कोई ट्रक ड्राइवर अगर मुसीबत में हो तो उसे जल्दी से मुसीबत से निकाला जाए, क्योंकि माल की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। और रही बात स्पाइवी की, तो ये भी हो सकता है कि उसका कोई दोस्त हमारी कंपनी में काम करता हो, जिससे वो बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात मत भूलो, मैंने इस शहर के लिए अपना बहुत सारा पैसा लुटाया है और अब मैं कत्ल से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए अपमानित महसूस कर रहा हूँ। ऑस्कर कहता है कि मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर सामने चाहे जो भी हो मैं सवाल करूँगा। क्लाइनर कहता है कि अगर बिना सबूत के मेरा टाइम खराब करोगे तो मार्ग्रेव की जनता तुमसे खुश नहीं होगी, इसलिए चले जाओ यहाँ से। ऑस्कर जाने से पहले उसे धमकी देता है कि आप शहर के बाप होंगे, मेरे नहीं। अगर मेरी तहकीकात में बाधा डाली तो मैं तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तुम्हारा कलेजा खींच लूँगा। उसका डायलॉग सुनकर रिचर्ड को हंसी आ रही थी। फिर क्लाइनर सिक्योरिटी बुलाता है। वो सिक्योरिटी वाले उन्हें बाइज्जत बाहर का रास्ता दिखाते हैं। रिचर्ड कहता है कि ये जो तुमने डायलॉग मारा है तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। गाड़ी में भी रिचर्ड ऑस्कर के डायलॉग का मजाक उड़ाता है। फिर रिचर्ड उसे कहता है कि आपको अब अपने घर पर नहीं रहना चाहिए, वरना आपका भी वो हाल हो सकता है जो ऑफिसर मॉरिसन का हुआ था।
अब आपके पास थोड़ा बहुत कैश और नकली नाम होना चाहिए। फिर रॉस्को और रिचर्ड ऑस्कर का सामान बांधने में उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। ऑस्कर कहता है कि रिचर्ड तुम कोई जल्दबाजी मत करना। रिचर्ड कहता है कि क्लाइनर का पर्दाफाश करना मेरा आखिरी काम है, पहला नहीं। मेरे पास काफ़ी समय है मेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए। रॉस्को कहती है कि हमारे पास 3 सुराग थे, पॉल, स्पाइवी और पीट जॉगलिंग। स्पाइवी भाग गया है, पॉल लापता है और पीट जॉगलिंग मारा गया है। रिचर्ड कहता है तो मैं स्पाइवी को ढूंढूंगा, उसने मुझे एक बार में बुलाया था, ज़रूर उसे वहाँ कोई जानता होगा। रात को गैस स्टेशन पर रॉस्को को जूनियर क्लाइनर मिलता है। वो उससे पूछता है कि आजकल रिचर्ड के साथ बहुत घूम रही हो, इस शहर के लड़के कम पड़ गए थे क्या? रिचर्ड ने तुम्हें बगदाद के बारे में तो बताया ही होगा कि किस तरह उसने बेकसूर लोगों की जानें ली थी और अच्छे कनेक्शन होने की वजह से उस पर से सभी आरोप हटा लिए गए थे। मुझे तो रिचर्ड ही हत्यारा लगता है। फिर रॉस्को वहाँ से चली जाती है। फिर ऑस्कर एक लेडी से मिलने जाता है। वो उसी बैंक की मैनेजर थी जिसमें पॉल काम किया करता था। वो बताती है कि पॉल हमारी एक शाखा में करेंसी मैनेजर था, लेकिन 1 साल पहले ही वो हमारा बैंक छोड़कर चला गया था। उधर रिचर्ड उस बार में जाता है जिसके बाहर स्पाइवी मिला था। वो एक बूढ़े आदमी को पैसे देकर उससे स्पाइवी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन एक लंबा चौड़ा आदमी आकर उसे कहता है कि ये कुछ भी नहीं बताएगा, किसी दूसरे बार में जाओ। अब की बार बिना गिनती गिने ही रिचर्ड उसको पीट देता है। फिर बिना पूछे ही वो बता देता है कि स्पाइवी 2 स्पेनिश लड़कों के साथ गया है। वो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। फिर जब रिचर्ड जाकर अपनी कार में बैठता है तो वो बैक व्यू मिरर में देखता है कि वही ब्लैक कार उसका पीछा कर रही है। फिर वो अपनी कार से उतरकर वापस बार में जाता है। वो किचन में जाकर वहाँ से ग्लव्स उठा लेता है और वापस अपनी कार में आकर बैठ जाता है। फिर वो अपनी कार को वहाँ से भगा लेता है। उसे पता था कि वही स्पेनिश लड़के ब्लैक कार में उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो एक सुनसान एरिया की तरफ गाड़ी मोड़कर चलती गाड़ी से कूद जाता है। गाड़ी एक घर के पास जाकर रुक जाती है। फिर वो स्पेनिश लड़के भी अपनी कार वहाँ रोकते हैं और अपनी गन लेकर रिचर्ड को ढूंढने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि रिचर्ड इस घर में आया है, लेकिन तभी पीछे से रिचर्ड दबे पांव आता है और उन दोनों स्पेनिश लड़कों को गोली मार देता है। फिर वो उनकी जेब चेक करता है। जेब में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो रिचर्ड को ही मारने के लिए उन्हें दिए गए थे। फिर वो उन दोनों की बॉडी को उनकी ही कार की डिग्गी में डालने के लिए खींच कर लेकर जाता है और जब कार की डिग्गी खोलता है तो उसमें उसे स्पाइवी की लाश मिलती है और इसी के साथ 3rd एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि रिचर्ड ने जो स्पेनिश लड़के मारे थे वो उनके हाथ पैर मोड़कर उनकी ही कार की डिग्गी में फिट कर देता है। फिर उसके पास ऑस्कर का फ़ोन आता है। वो बताता है कि किसी ग्रामीण ने मुझे एक जली हुई गाड़ी के बारे में बताया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर रिचर्ड भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो उस गाड़ी की छानबीन करते हैं। इतने में वहाँ रॉस्को भी आ जाती है। फिर वो उस जली हुई गाड़ी का चेसी नंबर निकालते हैं। ऑस्कर चेसी नंबर को नोट कर लेता है। फिर रिचर्ड बताता है कि स्पाइवी भी मारा गया। फिर वो उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लाशें किसी को मिल जाएं और इसमें स्टेट पुलिस इन्वॉल्व हो जाए। इससे उनकी तहकीकात में बाधा पड़ेगी। रॉस्को भी रिचर्ड के साथ जाती है। उन लाशों की दुर्दशा देखकर रॉस्को रिचर्ड से पूछती है कि बगदाद में क्या हुआ था। रिचर्ड बताता है कि उस समय वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। स्थानीय बच्चे अक्सर वहाँ फुटबॉल खेलने आते थे। एक रात मैंने बच्चों की आवाज़ सुनी। फिर मुझे पता चला कि बगदाद के कुछ लोग उनके साथ बुरा काम कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें मार दिया। फिर इराक पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए और पाया कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। क्या तुम्हें और भी कुछ जानना है? रॉस्को कहती है कि नहीं। फिर वो स्पेनिश लड़कों की कार लेकर एयरपोर्ट जाते हैं और उसे वहाँ पर पार्क कर देते हैं। ये काम वो बिल्कुल छुपते छुपाते और अक्लमंदी से करते हैं ताकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा ना आए। फिर वो पास में एक होटल रूम लेने जाते हैं। रिसेप्शन पर रिचर्ड कहता है कि हमें रूम 3रे फ्लोर से ऊपर का चाहिए। तो रॉस्को उससे पूछती है कि इतना कैश कहाँ से आया। रिचर्ड बताता है कि उन लोगों को मुझे मारने के मोटे पैसे मिले थे। ये वही पैसे हैं। जब वो रूम में जाते हैं तो उनके पास मौली बेथ का फ़ोन आता है। वो बताती है कि मुझे जो की फाइल में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, मैं सुबह तक उनकी कॉपी कर लूँगी। फिर कल सुबह मैं खुद वहाँ पर फाइलें देने आऊँगी क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रिचर्ड कहता है कि मैं तुमसे एयरपोर्ट पर नहीं मिल सकता, हम पर कईयों की नज़र होगी। तुम एयरपोर्ट से निकलकर 59 स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ना, हम आपको वहीं मिलेंगे। वो कहती है कि जो अक्सर तुम्हारे बारे में ही बातें किया करता था, उसने बताया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर वो गुड नाइट कहकर फ़ोन रख देती है। अपने भाई के बारे में सोचकर रिचर्ड भी उदास हो गया था। सुबह तैयार होते वक्त रॉस्को कहती है कि मैं पीट जॉगलिंग की वाइफ को जाकर बताऊंगी कि उसके पति की हत्या हो गई है। रिचर्ड कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। फिर जब वो पीट जॉगलिंग के घर जाते हैं तो अंदर से उसकी माँ बाहर आती है। रॉस्को कहती है कि मुझे पीट के बारे में बात करनी है।
उसकी माँ पूछती है क्यों, कुछ हुआ है क्या। फिर वो उन्हें अंदर ले जाती है। बूढ़ा बूढ़ी की हालत देखकर रिचर्ड कहता है कि हमें पीट जॉगलिंग से बात करनी थी। हाल ही में उनकी कंपनी में एक ट्रक की चोरी हुई है। हम पीट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इससे हमारी तहकीकात में मदद होगी। फिर पीट की माँ उन्हें एक एड्रेस लिख कर देती है जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। बाहर जाकर रॉस्को उससे पूछती है कि तुमने सच क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि वो इमोशनल हो जाते और मेरे पास इतना समय नहीं है। दूसरी तरफ टील ऑस्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मिस्टर क्लाइनर को धमकी दी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लाइनर मार्गरेव शहर के महत्वपूर्ण नागरिकों में से एक है, इसलिए आइंदा मुझे उनसे बदसलूकी की कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, अब से बिना मेरी इजाज़त के तुम इस केस पर काम नहीं करोगे, वरना अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। तभी स्टीवेंसन आकर ऑस्कर को कहता है कि आपके पापा का फ़ोन आया है। फ़ोन ऑस्कर के पापा का नहीं बल्कि उसके दोस्त पिकार्ड का था। वो कोड वर्ड में बात कर रहे थे। पिकार्ड ऑस्कर को कहीं आने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि मैं अपने दोस्तों को भेज दूंगा। फिर पिकार्ड पॉल की वाइफ को कहता है कि मुझे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए खुद जाना होगा, कुछ ही घंटों में मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक ये गन तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर इसे चलाते समय हिचकिचाई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर रॉस्को और रिचर्ड ट्रक ड्राइवर पीट जॉगलिंग की वाइफ से मिलने जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो चुकी है। वो औरत कहती है तो फिर क्या हो गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो बताती है कि पीट जॉगलिंग अपने मालिक क्लाइनर से हेरा फेरी करता था। मैं उसे रोकती थी तो हमारा झगड़ा भी होता था। वो एयर कंडीशनर लेकर मियामी जाया करता था। फिर वो उन्हें गैराज लेकर जाती है और कहती है कि शायद 1-2 यूनिट यहाँ भी पड़े होंगे। मैंने कभी चेक नहीं किया, तुम खुद ही चेक कर लो। चेक करने पर पता चलता है कि वो एयर कंडीशनर्स के बॉक्स खाली थे। वो बताती है कि जब भी पीट के पास फ़ोन आता था वो तुरंत घर से चला जाता था। उसके बाद कई दिनों तक वो घर नहीं लौटता था। अब मैं ये घर बेचकर हमेशा के लिए अपने मॉम डैड के पास जा रही हूँ। फिर रिचर्ड के पास ऑस्कर का फ़ोन आता है और वो उन्हें एक एड्रेस देता है जहाँ उन दोनों को नॉर्मल वर्दी में पिकार्ड से मिलना था। रास्ते में रिचर्ड बताता है कि पीट जॉगलिंग ज़रूर उन खाली बॉक्सों में नोट लेकर जाता होगा और उसमें वो हेरा फेरी भी करता होगा। उम्मीद है जो कि फाइल से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर वो एक पतली गली में पिकार्ड से मिलने जाते हैं। पिकार्ड उनको उस जली हुई गाड़ी की डिटेल देने वाला था। पिकार्ड बताता है कि वो गाड़ी भाड़े की थी जिसको किसी रॉन हेंसी नाम से बुक किया गया था। इसी नाम से मार्गरेव शहर से 40 मील की दूरी पर एक होटल रूम भी बुक किया गया था। रिचर्ड कहता है इस नाम को मेरा भाई यूज़ करता था। फिर पिकार्ड उसे होटल का एड्रेस देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस होटल में जाते हैं और रिसेप्शन पर पूछते हैं क्या रॉन हेंसी यहाँ पर अपना कोई सामान भूल गया है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो एक सूटकेस था जिसको 20 मिनट पहले कोई ले गया। फिर रिचर्ड रॉस्को से पूछता है कि अगर एक भारी ब्रीफकेस लेकर तुम्हें होटल से भागना हो तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मैं ज़रूरी सामान निकालकर ब्रीफकेस को फेंक दूंगी। फिर वो डस्टबिन में देखते हैं जहाँ वो ब्रीफकेस पड़ा था। उसमें रिचर्ड को अपने भाई का सूट मिलता है और सूट में से एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में कुछ कोड वर्ड में बातें लिखी हुई थी। तभी उनके ऊपर कोई गोलियां चलाता है। फिर रिचर्ड और रॉस्को दोनों अलग अलग रास्ते भागते हैं। गुंडे गाड़ी से रिचर्ड का पीछा करते हैं और एक जगह पर जाकर गाड़ी फंस जाती है। फिर रिचर्ड उनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा रिचर्ड का पीछा करता है। वो रिचर्ड को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे शूट करने ही वाला था कि रॉस्को उसका भेजा उड़ा देती है। जब ये बात ऑस्कर को पता चलती है तो वो कहता है कि और कितनी लाशें गिराओगे यार। रॉस्को पूछती है कि पिकार्ड ने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पर हमसे पहले कोई और कैसे पहुंच गया। ऑस्कर कहता है कि शायद जब पिकार्ड का फ़ोन मेरे पास आया तब दूसरी लाइन पर किसी ने हमारी बातें सुन ली होंगी। उसे स्टीवेंसन पर शक था, लेकिन रॉस्को कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो उनके साथ मिला होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर रॉस्को ऑस्कर को मार्गरेव से बाहर एक बंद पड़े घर में बुलाती है। वहाँ वे सब मिलकर उस पर्ची पर जो कोड लिखे हुए थे उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। उस पर पीट की गैराज के बारे में लिखा हुआ था, जबकि उस गैराज में पहले ही वो जाकर चेक कर चुके थे। वहाँ खाली बॉक्सेस के अलावा कुछ नहीं था और उस पर्ची में लिखा था ग्रेस क्लाइनर फाइल। दोस्तों, ग्रे पुलिस वाला था जिसने रॉस्को को उसके मॉम डैड की मौत के बाद उसके पिता की तरह पाला था। रॉस्को कहती है कि जब ग्रे की मौत हुई तब ना ही घर में और ना ही पुलिस स्टेशन में हमें कहीं भी क्लाइनर की फाइल नहीं मिली। फिर वो उस पर्ची पर लिखे फ़ोन नंबर पर कॉल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये तीनों नंबर अलग अलग शहरों में अर्थव्यवस्था महकमों के हैं। वाइस मेल से पता चलता है कि यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये तीनों ही 3 दिन बाद लौटेंगे। फिर वो खुद उन दफ्तरों में जाने के बजाय रिचर्ड के एक दोस्त को हायर करते हैं
जिसका नाम नियाली था, वो पहले भी कई बार रिचर के साथ काम कर चुकी थी। फिर रिचर उसे ये 3 नंबर देता है और पूरी डिटेल निकालने के लिए कहता है। फिर ऑस्कर कहता है कि हमें चलना होगा, मॉली बेथ आती ही होगी। फिर वो तीनों उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां मॉली बेथ आने वाली थी। फिर वहां मॉली बेथ आ जाती है और एस्केलेटर की तरफ इशारा करती है। जब तीनों वहां पर जाकर उसका इंतज़ार करते हैं तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी वो ऊपर नहीं आती। फिर वो सभी अलग अलग रास्ते से नीचे जाते हैं। मॉली उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फिर रिचर की नज़र उस बैग पर पड़ती है जो मॉली बेथ के हाथ में था। चेक करने पर पता चलता है कि वो बैग बिल्कुल खाली था। फिर रिचर पटरी पर थोड़ा आगे जाकर देखता है, उसे मॉली मिल जाती है, लेकिन किसी ने मॉली के पेट में चाकू मार दिया था। वो रिचर को देखकर कहती है जो, और इसी के साथ 4th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।